नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो की आप क्विज़ करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना चैनल का लिंक यहाँ पे आपको दे रखा है। PMC ग्रुप ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए और यहाँ पे आके इस वीडियो का क्विज कीजिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए, माहे जो है दोस्तों वो पौंडीचेरी का भाग है। माहे किसका भाग है? पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पहला हमारा आता है माहे, दूसरा हमारा कराईकल, तीसरा हमारा यमन और चौथा खुद पांडिचेरी। तो ये चारों जिले जो हैं वो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। कैसे कैसे? तो देखिए, पौंडीचेरी और ये पौंडीचेरी और आप कराईकल, ये दोनों जिले जो आते हैं वो तमिलनाडु में आते हैं। पौंडीचेरी और कराईकल किस राज्य में आते हैं? तो तमिलनाडु राज्य से सराउंडेड है चारों तरफ से। यमन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। यमन किससे घिरा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। और माहे जो है वो केरल राज्य से घिरा हुआ है। तो 3 राज्यों में ये 4 जिले पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो पौंडीचेरी था ये हमारा फ्रेंच इंडिया के अंतर्गत कब्जा हुआ था, ठीक है। 1954 में जाके आज़ाद हुआ। हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन ये इंडिया के कब्जे में कब आया? तो 1954 में पूरी तरह से इंडिया के कब्जे में आया था। कौन? पौंडीचेरी। ये हमारा यूनियन टेरिटरी है और इसके 4 जिले 3 राज्यों में हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसके 4 जिले 3 राज्यों में। 4 जिले कौन कौन से हैं? माहे, यमन, कराईकल और स्वयं पौंडीचेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं ऑप्शंस को। केरल का जो तट है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। महाराष्ट्र का जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। और तमिलनाडु का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमको चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। हम पहले देखते हैं कथन को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई तथा उसके पूर्वी भाग की ऊंचाई की तुलना में अधिक है। ये गलत है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय के पश्चिम भाग की जो ऊंचाई है वो पूर्वी भाग की ऊंचाई की तुलना में कम है। जैसे जैसे हम लोग, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ये हो गया आपका पश्चिम भाग और ये हो गया पूर्वी भाग। यहाँ से ये ऐसे करके आपका पूरा हिमालय पहाड़ है, ठीक है। तो हिमालय पहाड़ में क्या लिखा हुआ है कि पश्चिम भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की ऊंचाई की तुलना में अधिक है। नहीं, इधर के जो पहाड़ है वही ऊंचे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा नेपाल। देखिए, इस भाग में पड़ता है नेपाल और नेपाल में यहाँ पे पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, ये किस भाग में? पूर्वी भाग की तरफ जा रहा है। यहीं पे आपका कंचनजंगा वगैरह मिल जाएगा। तो ये जितना भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो सब आपके किधर मिलेंगी? पूर्वी भाग की तरफ मिलेंगी। पश्चिमी भाग की तरफ ऊंची पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। बाकी का हम लोग ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो हिमालय तरुण वलित पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला असम पीड़ित नदी के निक्षेप से बनी है, ये भी सही है। हिमालय पर्वत कश्मीर में अधिक चौड़े और पूर्व में संकीर्ण हो जाते हैं। हाँ, चौड़ाई के मामले में कहें तो कश्मीर की तरफ ज़्यादा चौड़ा और पूर्व की तरफ जाते जाते मतलब अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते ये पतले हो जाते हैं। अच्छा देखिए, हिमालय जो है वो 4 रेंजेस में बटा हुआ है। जो सबसे मतलब कह सकते हैं उत्तरी भाग है, ठीक है, वो होता है हमारा ट्रांस हिमालय। ये सबसे पुराना है, कह सकते हैं बनावट की दृष्टि से देखें तो ये सबसे पुराना है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांस के बाद बृहद हिमालय, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको, ग्रेट हिमालय हमने बनाया है। और उसके बाद यदि बात करें हम लोग, तीसरे मतलब जो आता है वो होता है मध्य हिमालय। ये होता है हमारा मध्य हिमालय का भाग। और मध्य हिमालय और सबसे किनारे होता है हमारा शिवालिक हिमालय। सबसे किनारे कौन सा होता है? शिवालिक हिमालय। ये हमारा नीचे वाला जो भाग है ये शिवालिक हिमालय। 4 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो बनावट की दृष्टि से सबसे पुराना कौन सा हो गया? बनावट की दृष्टि से सबसे पुराना हो गया दोस्तों हमारा ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय और फिर लघु हिमालय। इस तरह से हिमालय 4 रेंजेस में बटा हुआ है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, पहले इस चीज़ की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों वहाँ होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गर्म होकर भाप बनता होगा। और सबसे ज़्यादा पानी गर्म होकर भाप कहाँ बनता होगा? तो वो होता है हमारा, देखिए ये स्थिति, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य
पूरे साल के 12 महीने इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमते रहता है, ठीक है। यानी कि यहीं पे गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो समुद्र का पानी यहीं से उड़ेगा और उड़ के जलवाष्प बनाएगा और वर्षा होगी। यानी इस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा होगी। किसके किसके बीच में भाई? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने देश पड़ेंगे यहाँ पे धूप भी ज़्यादा होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब पूछ रहा है सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है उस क्षेत्र में सदाबहार बरसाती वन पाए जाएंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ताला जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है? देखिए ताला जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत और भूटान के बीच दो द्विपक्षीय सहयोग का एक उदाहरण है। यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं इंडिया के द्वारा चलाई जाती हैं। इवन भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो भी इंडिया ने ले रखी है। भूटान की अपनी कोई भी आर्मी नहीं है, वहाँ पे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इंडिया प्रदान करता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो जियोपॉलिटिकल कारण है, वो मैं कभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ताला परियोजना है, चूखा परियोजना है, बहुत सारी यहाँ पे परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चंस को देखें। भारत में किन किन प्रकार के रेशमों का उत्पादन होता है? देखिए भारत में हर प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, चाहे वो मलबरी हो, एरी हो, तसर हो, मूंगा हो, ये सारे जो रेशम के प्रकार हैं वो सब भारत में उगाए जाते हैं। क्योंकि भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है रेशम के उत्पादन में। अभी टेक्सटाइल जो कि सबसे बड़ा यदि कोई इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में तो वह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हर किसी को कपड़ा पहनना ही है तो कहाँ से बन के आएगा भाई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही बन के आएगा। तो इसमें अभी हाल के दिनों में जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लगातार क्या होता है फैशन डिजाइनिंग का ट्रेंड चेंज होता रहता है, तभी रेशम का मांग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंडिया अभी दूसरे देशों से भी आयात करके ला रहा है रेशम को, लेकिन इंडिया जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है रेशम उत्पादन में। रेशम की खेती जो होती है रेशम संवर्धन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहते हैं। बहुत बार टर्म में से पूछा जाता है। और रेशम संवर्धन केंद्र जो है उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो मैसूर में पड़ता है। रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? मैसूर में। इसको याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित अवयवों का अध्ययन कीजिए। देखिए इन सबको अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है भाई? देखते हैं इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में उपरोक्त में से कौन कौन से अवयव सम्मिलित हैं? यानी कि इनमें से चावल, गेहूं और दाल, इन तीनों में से नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन चल रहा था उसमें कौन कौन से शामिल है? देखिए तीनों शामिल हैं, चावल, गेहूं और दाल, ये तीनों शामिल है। ये NFSM आया कब था? तो 2007 में। 2007 में दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी उस समय। इसका उद्देश्य क्या था? तो गेहूं, चावल और दलहन की जो उत्पादकता में वृद्धि है वो और भी ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है, ताकि देश में जो फूड की डिमांड है वो पूरा किया जा सके। यही इसका मेन उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? देखिए अम्ल वर्षा का कारण ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 8 क्लास से ही। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, बस मैं इधर बता देता हूँ कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। आप हमें बताएंगे कि किन किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। वो दोनों गैसों के नाम हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप लोग देंगे। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे क्रिप्स योजना के संबंध में। किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक का बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? यानी कि एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। बाद की तिथि का कहने का मतलब पोस्ट डेटेड चेक, और ऐसे बैंक का जो बैंक आगे रहने ही वाला नहीं है उस बैंक का ये चेक है। किसने कहा था इसके बारे में? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन के बारे में ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखिए क्रिप्स मिशन था क्या? तो 1942 में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत में 3 लोगों की एक सदस्यीय टीम भेजी थी। 3 सदस्यीय टीम थी जिसमें क्रिप्स जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाकी जो 2 लोग थे उनके नाम आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में उनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। उस समय कौन था वहाँ का प्रेसिडेंट? तो वो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। 1942 में विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? देखिए भारत के जो शासन चल रहा था उसमें भारतीय लोगों कब से
जगह मिलने लगा। इसके बारे में एक रोचक तथ्य आपको बताते चले कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें अंग्रेजों की नींव हिल गई थी दोस्तों। उन लोगों को लग गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं है। तब उन लोगों ने एक और नीति अपनाई। वो नीति क्या थी? तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम जो था, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझ लिया कि अब हम लोग जो भी अपना मतलब कैबिनेट बना रहे हैं उसमें भारतीयों को भी रखा जाए। इस सहयोग नीति के लिए उन्होंने ब्रिटिश मतलब इस घेरे में मतलब कैबिनेट में भारतीय लोगों को रखना आरंभ कर दिया। तो वहीं से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास कब से किया गया? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम से, क्योंकि वो लोग डर गए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या क्या कथन है भाई? इसको अध्ययन करना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में गरीबों तथा सामाजिक कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था की गई है। देखिए ये बात सही है। देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो जिन पे यदि कोई केस लाद दिया जाए तो कोर्ट में उनके पास कोई वकील नहीं रहेगा जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। तो गवर्नमेंट उन लोगों के लिए व्यवस्था करके रखी है कि यदि आप अपने पैसे से वकील नहीं जुटा सकते हैं तो हम आपको वकील देंगे ताकि आप अपनी बात को कोर्ट के सामने रखो। तो ये किस में वर्णित है भाई? तो 39A में वर्णित है। 39A में वर्णित है कि समाज के जो भी गरीब लोग हैं उनको कानूनी सहायता जो मिलेगी निःशुल्क मिलेगी। पढ़ते हैं अगले ऑप्शंस में। तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) में राज्य को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। देखिए 14 और 22, 14 जो है इसमें आपको बताया गया है कि मतलब समता में आप किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 14 से 18 जो हमारा आर्टिकल है उस वो है ही समानता के लिए, यानी सबको एक समान देखा जाएगा। तो इन दोनों आर्टिकल में वही बात की गई है कि आपके लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। तो इस तरह से 1 व 2 दोनों कथन हमारे सत्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो किस रूप में लागू हुआ? देखिए 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ ना, तो उस समय एक इस मतलब प्रभु सत्ता संपन्न लोकप्रिय गणराज्य घोषित किया गया था इंडिया को। क्या क्या? प्रभु सत्ता संपन्न लोकप्रिय गणराज्य। अच्छा बात करते हैं प्रभु सत्ता संपन्न का मतलब, यानी संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है उस शक्ति से जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब हम किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ के इसमें मिला सकते हैं, उससे वो बांट सकते हैं, ये सब करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। बाहरी दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ होता है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वतंत्र है, उसके नियंत्रण में नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये अपना काम अपना मामला सब कुछ अपने से देखेगा। अच्छा संविधान के कुछ जो अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिए गए थे। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही ले लिए गए थे? उनको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, आप लोग याद कीजिएगा उसको। तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये नागरिकता से रिलेटेड थे। इनको उस समय इंकार कर लिया था 1949 में ही। फिर बात करते हैं 60, 324, 366, 367 और 379, ठीक है। फिर आगे आता है 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये सारे जो हैं अनुच्छेद ये 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिए गए थे। और फिर जाके 1950 में 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए उस दिन संविधान को लागू किया गया। चूँकि इसकी कहानी थोड़ी सी और है जो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। यदि आप लोगों को पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अन्यथा इसको किसी और क्वेश्चन में हम डील करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला संपूर्ण कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट यानी CFL वाला जिला बन गया है? देखिए ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग याद रखने के लिए है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट ये लगा लिया था सिरसा हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा का सिरसा जो है उसमें लगा लिया गया था बहुत पहले, मतलब पूरी तरह से उसको ये कर लिया था, CFL लगा दिया गया था। अब CFL का ज़माना नहीं रहा, अब आ गया ज़माना LED का, ठीक है। हम लोग LED लगाते हैं। तो एक करके हम थोड़ा सा ऑप्शंस को देखेंगे। तो कोझिकोड जो है वो केरल में है। अब केरल की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? देखिए केरल में चुनाव हुआ, अभी चुनाव का नतीजा आ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
पता नहीं, शायद पहले वाले ही रहेंगे। तो अभी पहले वाले के लिए बात कर ले तो केरल में मुख्यमंत्री हैं अभी पिनरई विजयन, और वहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे हैं मनोहर लाल खट्टर, और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। पणजी गोवा की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, और सुनील अरोड़ा अभी नए नए जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे उनको हटा के क्या बना दिया गया, यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया गोवा का। बात करते हैं सीधी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ पे आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है लालजी टंडन के मरने के बाद। ये काफ़ी पुरानी घटना होगी, मतलब 1 साल के आसपास होने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात करते हैं, ये 1973 में आरंभ की गई थी। किस लिए आरंभ की गई थी? तो देश में लगातार जो है टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी, तो इस चीज़ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर से काफ़ी लाभ देखने को मिला है। अब हमारे इंडिया में बाघों की संख्या देखिए कितनी हो गई, 2967 हो गई है। बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2967, जिसमें से मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526, और कर्नाटक में बाघ हैं 524। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बाघ है 526। दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसमें से 70% जो बाघ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। टोटल बाघों के पूरे दुनिया में जितने बाघ हैं उसके 70% किस में पाया जाता है? इंडिया में। और बाकी के 30% जो हैं वो पूरी दुनिया में जिस देश में भी पाए जाते होंगे उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले। अच्छा, सबसे कम बाघों की संख्या क्या है? तो गोवा में। गोवा में बाघों की संख्या मात्र 3 है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसको मैं मैप पे भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखिए, मैं एक बार आपको इसमें से ऑप्शंस को दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन सही कौन सा है, तो ये है सी, कंबोडिया, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस। सॉरी, कंबोडिया, मालदीव, सेशल्स, ये सेचिल्स नहीं होता है, सेशल्स है। ठीक है, सेशल्स और मॉरिशस। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है इसको आप एक बार देख लो। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कंबोडिया पर, तो देखिए थाईलैंड, यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो कंबोडिया आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंबोडिया। दूसरा ऑप्शन था हमारा मालदीव। देखिए मालदीव यहाँ पड़ता है, मालदीव यहाँ पड़ गया। ठीक है, मालदीव के आगे बढ़ते हैं तो ये पड़ता है सेशल्स। मालदीव के आगे ये पड़ता है सेशल्स, और एक कौन सा था? सेशल्स के बाद था मॉरिशस। मॉरिशस मेडागास्कर के पास पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बढ़ेंगे तो मिल जाएगा हमारा मॉरिशस। तो ये चारों देखिए इस तरह से अनुक्रम में हैं, इसलिए वहाँ पे सही हुए थे। ठीक है, लोकेशन आप लोग देख लिए कौन कौन सा इसमें सही है। तो भाई पहले ऊपर, सबसे ऊपर में कंबोडिया आएगा, उसके ठीक नीचे मालदीव आएगा, तब सेशल्स आएगा, तब मॉरिशस आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इन सारे देशों के आप लोग राजधानी याद कर लें। तो कंबोडिया की राजधानी होती है नोमपेन, और मालदीव की राजधानी होती है माले, सेशल्स की राजधानी है दोस्तों विक्टोरिया, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। इसको आप लोग याद रखेंगे। डी डे वह दिन है जब, देखिए डी डे क्या है, जब मित्र सेनाएं नामर्डी में उतरी थी। देखिए 1944 की घटना है, जून 1944 में एक घटना हुई थी जिस समय हिटलर जिंदा था। उस समय घटना, उसकी सेनाएं जो हैं और नॉर्मंडी में जब उतरी थी, उन्हीं दिन को कहा गया था डी डे। ये गलत है, बी नहीं होगा। डी डे जो है वो मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में जब उतरी थी उसी दिन को कहा गया था। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक निम्न में से कौन सा है? देखिए किसी समुदाय में ये देखा जाता है कि यहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। कौन सा? मातृत्व मृत्यु दर, MMR, मदर मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट कह सकते हैं। मदर मोर्टेलिटी रेट कितनी है, उससे पता चलता है कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। तो देखो दोस्तों, आपको एक मैं डेटा दे दूँ यहाँ पे, ये काफ़ी मतलब
हास्यास्पद कर सकते हैं स्थिति कितनी लचर है हमारे देश में। तो भारत में 2016 से 18 के बीच में 2016-18 के बीच में एक डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 113 है। 113 कितने में? तो प्रति 1 लाख महिलाओं में 113 महिलाएं बच्चे को जन्म देने के समय मर जाती हैं। ठीक है, और यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशन, कि ये आंकड़ा 70 के आसपास हो तो ठीक है, काम चलाऊ है, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया कहाँ पे है? 113 पे है। और इससे भी खास बात आपको मैं बता दूं कि यदि आप असम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्थिति और भी गंभीर है दोस्तों। असम में मतलब प्रति 1 लाख में लगभग 200 महिलाएं जो हैं वो प्रसव पीड़ा के समय मर जाती हैं। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें। तो इसकी मुख्य वजह है कि जब उनकी डिलीवरी होनी होती है उस समय ब्लीडिंग अधिक हो जाना, या प्रेगनेंसी के समय उनके पास मतलब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, वहाँ पे स्टाफ्स अच्छे नहीं हैं, वेल क्वालिफाइड या फिर स्किल्ड नहीं है, इस वजह से भी कई माँओं का जान चला जाता है। तो इस चीज़ को अभी इंडिया को सुधारना होगा। देखिए, असम में ऐसा कहा जाता है कि बिहार में तो स्थिति ऐसी है कि लगभग 70% ही लोग अस्पतालों में जाते हैं डिलीवरी के समय में, और 30% लोगों का घर में ही मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा करना गलत है, असुरक्षित है। और असम में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर 90% लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर 215 लोग प्रति 1 लाख में 215 माँ का जान चला जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है। यूएन कहता है कि 70 होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं है? देखिए, इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1869 से 61, 1859 से 61, 69 नहीं सॉरी 59 से 61 के समय में इंडिगो विद्रोह हुआ था, यानी नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल का एक जिला है नदिया जिला, वहाँ पे नदिया जिला में एक जगह पड़ता है आपका मायापुर, जहाँ पे अभी इस्कॉन टेम्पल, एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहीं से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने निभाई थी। ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के 2 लोग थे जो इसमें मुख्य भूमिका में थे। ठीक है, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हरीश चंद्र मुखर्जी ने काम किया था। ये पत्रकार थे पेशे से, इन्होंने लोगों तक इस मतलब आंदोलन के बारे में अपने इसमें समाचार में लिख लिख के पहुंचाने का काम किया था। और दीनबंधु मित्रा जो हैं वो इस पे एक किताब लिखे थे, नील दर्पण। ये बीपीएससी में इस बार पूछा गया था, बीपीएससी 66 का जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। ठीक है, लेकिन केशव चंद्र सेन का इससे लेना देना नहीं था। केशव चंद्र सेन का इससे लेना देना नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केशव चंद्र सेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? किस आयु से कम के लड़के तथा लड़कियों के विवाह संपन्न होने को निरुत्साहित करता था? तो शारदा अधिनियम में कहा गया था कि 18 वर्ष का लड़का और 14 वर्ष से कम की लड़की हो तो शादी नहीं करना है, इतना हो जाए तभी शादी करनी है। अब तो इसको बढ़ा देना चाहिए। अभी कितना है? तो 18 वर्ष का लड़की और 21 वर्ष का लड़का। और अमूमन देखा जा रहा है कि एवरेज ये चल रहा है कि लड़कियों की शादी 20 से 21 साल में हो रही है और लड़कों की शादी 25 से 28 सालों के आसपास हो रही है। हम तो कहते हैं कि संसद में बिल पारित कर दो, बढ़ा दो इस एज को, अच्छा रहेगा, लड़कियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। लड़कियों को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं की बात यदि करें तो इसमें आयुर्वेद जो है उस साथ जादू से कोई लेना देना नहीं है। आयुर्वेद का संबंध जड़ी बूटी से है। शिल्प वेद मूर्तिकला से सही है, गंधर्व वेद संगीत से, धनुर्वेद संग्राम से, ये सही है। आयुर्वेद का संबंध जादू से नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म चक्र परिवर्तन, सुत्त या नियम चक्र का परिवर्तन जो बौद्ध धर्म के शिक्षा का एक मुख्य आधार है, के अंतर्गत 3 तत्वों का समन्वय है। इनमें से कौन सा उसका अंग नहीं है? देखिए, 3 तत्व कौन से वो मैं बता दूं तो ये आते हैं मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या मैंने किया है, देखिएगा इसको। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, संसार में दुख है, आप मानिए या न मानिए, संसार में दुख है। समुदाय दुख का कारण है। ठीक है, जितना आप इसमें सोचिएगा आपके पास तृष्णा बढ़ेगी उतना ये दुख का कारण बढ़ेगा। इसका निवारण संभव
है, दुख का निवारण भी संभव है। ठीक है, इसको रोका जा सकता है। और मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या कहा है, ये चारों आर्य सत्य से। देखिए, प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है, अतः दुख आर्य सत्य है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही समुदाय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है उसकी प्रेरणा से फिर से जन्म लेता है। ठीक है, इसलिए इस तृष्णा को समुदाय का आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं का कोई दुख होता है, नहीं मरणोपरांत उसका पुनर्जीवन होता है। अच्छा, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है इसके बारे में बात कर लूँ। देखिए ये कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है हमारा पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत। यानी कि इसको हिंदी में देख ले तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि चार आर्य सत्य में आपको विश्वास करना है, जो चारों आर्य सत्य दिए गए हैं। सम्यक संकल्प का मतलब होता है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन का मतलब होता है हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। इसमें बौद्ध धर्म में झूठ बोलने में सख्त पाबंदी थी। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है बुरे कर्म नहीं करना। सम्यक आजीविका का मतलब होता है कोई भी हानिकारक व्यापार न करना जिससे किसी को हानि हो। सम्यक व्यायाम का मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, ताकि किसी चीज़ को हम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ सकें। सम्यक समाधि का मतलब होता है निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि इस दुनिया से इस लोक को छोड़ के परलोक की ओर सिधार जाना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और साथ साथ यदि आप हमारे वीडियोस की क्विज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। @PMC ग्रुप ऑफिशियल। ठीक है, इस लिंक से आप जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल में और वहाँ पे आके आप इस वीडियो का क्विज़ दीजिएगा। धन्यवाद।